कि नहीं, बग बाउंटी अपने लिए नहीं है. Like in my mindset, cybersecurity is not just a job; it's a responsibility. How do you define yourself as a cybersecurity professional? China has identified the cause of the mysterious new virus. कोविड के टाइम ऐसा था कि ट्रेनिंग पार्ट वाज नॉट पर्टिकुलरली, है ना, वो भी नहीं हो पा रहा था, और बग बाउंटी में भी ऐसा कुछ खास नहीं था. तो डेफिनेटली ये विल टेक अ जॉब. जब आप नए टूल्स या टेक्नोलॉजीज को एक्सप्लोर करते हो तो आपकी लर्निंग प्रोसेस क्या होती है? साइबर सिक्योरिटी एक जर्नी है, नॉट ए डेस्टिनेशन. एक टर्म चलती है बग बाउंटी हंटर और बैक बाउंटी हंटर. हमने जस्ट उसको मान के कॉपी किया, अपने टर्मिनल पे पेस्ट किया, और वॉट एवर द आउटपुट इज हमको वो भी समझ में नहीं आया, बट हमने बस उसको रन कर दिया और सोच रहे कि ठीक है बस एआई इज टेकिंग ओवर साइबर सिक्योरिटी. तो हमको कैरियर स्टार्ट करना भी चाहिए. उससे पहले मेरे काफी सारे रिपोर्ट्स डुप्लीकेट हो चुके थे, कुछ नॉट एप्लीकेबल भी थे, कुछ डुप्लीकेट्स थे. वेलकम टू द जीरो डे शो. यहाँ आते हैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट जो शेयर करते हैं अपना एक्सपीरियंस और सीक्रेट. आज हमारे साथ एक ऐसे इंस्ट्रक्टर जो सिर्फ पढ़ाते नहीं है, हैक भी करते हैं. प्लीज वेलकम मिस्टर सुमित जैन. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर. एक रेड टीमर, बग बाउंटी हंटर और फुल टाइम साइबर मेंटोर. फ्रॉम फाइंडिंग बग्स टू बिल्डिंग माइंड, बग्स, टूल, मेथोडोलॉजी, सब कुछ मिलेगा इस एपिसोड में. लेट्स गेट रियल, लेट्स गेट रॉ. दिस इज द जीरो डे शो, अनकवरिंग द अननोन. सर, एक स्टूडेंट हो सीट पे और एज ए मेंटोर गेस्ट बन के सामने बैठा है, तो आप उस फीलिंग को कैसे डिस्क्राइब करोगे? मतलब यार अच्छा लगता है कि जब आप किसी की जर्नी को अपनी आंखों के सामने देखते हो, कि एज एन बिगिनर आपने उसको जाना है, समझा है, उसके थॉट प्रोसेस को जाना है, उसकी लर्निंग स्टेज में आप एज एन मेंटोर पार्टिसिपेट किया है आपने. सो अच्छा लगता है. बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अलग अलग लेवल पे काफी कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं. सो यही है कि अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखो, ठीक है, और जो अपना साइबर सिक्योरिटी है उसमें अपने कंट्रीब्यूशन को देते. How do you define yourself as a cybersecurity professional? So I define myself as a cybersecurity professional who is driven by passion, precision, or purpose, right? So my core strength lies between ethical hacking, penetration testing, or threat analysis. And recently I explored myself in SOC analyst also. So यही कि मेरा जो पर्पस है वो ये सिर्फ वल्नरेबिलिटीज को फाइंड करना ही नहीं, और एप्लीकेशंस की जो उनकी स्ट्रेंथ है उसको इम्प्रूव करना, उनको मिटिगेशन प्रोवाइड कराना. लाइक इन माय माइंडसेट, साइबर सिक्योरिटी इज नॉट जस्ट ए जॉब, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो मैं इसी माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहा हूँ, और यही मेरा अभी कंटिन्यू पैशन है कि किस तरीके से जो ओवर द इयर्स मैंने नॉलेज गेन किया है उसको कैसे मैं कंट्रीब्यूट कर स्टूडेंट्स में, प्रोफेशनल्स में, ताकि हम एक फ्यूचर साइबर वॉरियर्स क्रिएट कर सकें. जब आप नए टूल्स या टेक्नोलॉजीज को एक्सप्लोर करते हो तो आपकी लर्निंग प्रोसेस क्या होती है? जब भी कोई नया टूल मार्केट में आता है, सो बहुत सारे लोग क्या मिस्टेक करते हैं कि लाइक दे जस्ट डाउनलोड द टूल, दे जस्ट गो थ्रू विद द हेल्प कमांड, एंड विदाउट रीडिंग द टूल्स डॉक्यूमेंटेशन वो बहुत सारी चीजों को करने का ट्राई करते हैं, ठीक है, और इसी प्रोसीजर में वो कहीं ना कहीं आपके टूल्स से कनेक्ट नहीं कर पाते. लाइक अगर मैं एग्जांपल लूं कि हम सब डोमेन एनुमरेट करते हैं, अब आप अगर एक्सप्लोर करोगे तो सब डोमेन एनुमरेशन के बहुत सारे टूल्स, ठीक है, एंड अलग अलग रिसर्चर से अगर आप बात करोगे, बग बाउंटी हंटर से पूछोगे, पेनिटेशन टेस्टर से पूछोगे, तो किसी की नजरों में जैसे किसी कोई बोलेगा कि एमास बेस्ट है, कोई बोलेगा सब फाइन अच्छा है, तो सब इसमें अच्छा बताएगा, राइट. तो मार्केट में जब भी कोई टूल आता है तो आपको सबसे पहले उसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना चाहिए, उसका पर्पज समझना चाहिए. लाइक हमारे पास वो जो टूल है वो एक स्कैनर है, वो एक एनिमेशन टूल है, वो एक एक्सप्लोइटेशन टूल है, या वो कोई पर्टिकुलर सीवी के लिए बनाया गया है, राइट. जब आप उसके डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ते हो, डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ के आप उसकी कमांड्स को समझोगे, किस तरीके से आप उसमें अपना इनपुट प्रोवाइड करा सकते हो, किस तरीके से आप उसमें अलग अलग जो ऑप्शंस है उनका यूज कर सकते हो, ठीक है. सो प्रोसीजर यही है कि जब भी मार्केट में कोई टूल आता है तो सबसे पहले उसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो. अगर आपको कोई ब्लॉग मिल जाता है, लाइक नॉर्मली जो आपके गिटहब ऑनर्स हैं, गिटहब रेपोजिटरी ऑनर्स, जब भी वो कोई टूल पब्लिश करते हैं तो उनका एक फुल फ्लैश डॉक्यूमेंटेशन आपको देखने को मिलेगा. या तो उनका कोई ब्लॉग पोस्ट होगा, या आपको ट्विटर पे उनके बारे में देखने को मिलेगा, या उस पर उन्होंने कोई यूट्यूब वीडियो बनाया. तो सबसे पहले आप उसको पूरा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो. डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में वो टूल क्या है. टूल का प्रोसीजर समझ गए, टूल का डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लिया, कमांड से फैमिलियर हो गए. अब उसके बाद आप टूल्स को पहले डमी एप्लीकेशंस पे विजिट करना चालू करो. लाइक आप कुछ डमी एप्लीकेशंस ग्रैब करो थ्रू शोडांस और सेंसिस, और इफ यू हैव सम टाइम,
तो उस टूल्स को उन डमी एप्लीकेशंस पे जब आप पुट करोगे, डमी एप्लीकेशन पे रन करोगे, तो उनके आउटपुट को समझने की कोशिश करो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है, लाइक बहुत सारे टूल्स में वर्बोसिटी का ऑप्शन होता है। तो जब आप वर्बोसिटी के ऑप्शंस को देखते हो, तो वर्बोसिटी के ऑप्शंस को आप देखकर समझ पाओगे एक्चुअल में टूल का बैक एंड द प्रोसेस क्या है, और उससे आपको टूल्स के बारे में समझने का मौका मिलेगा, बेटर एनालिसिस आप कर पाओ। ठीक है, तो प्रोसीजर ये है कि पहले डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो, फिर टूल्स को गो थ्रू करो, डमी टारगेट्स, और फिर आप उसको एक्चुअल वर्ल्ड के टारगेट्स के साथ यूज कर सकते हो। भाई बेसिकली आजकल यही हो रहा है कि जैसे जो भी बिगिनर्स है वो क्या करते हैं, टूल में कमांड रन किया, जो आउटपुट आया बस आउटपुट से मतलब, उन्हें बैकएंड में क्या हो रहा है उन्हें मतलब ही हाँ, नहीं, बहुत पता सारा भी नहीं होता। बहुत सारी जगहों पे आपने देखा होगा, लाइक आपको ट्विटर पे बहुत सारे ऐसे पोस्ट मिलेंगे जहां पर उन्होंने वन लाइनर्स पोस्ट किए, लाइक एज एन न्यू आपका कोई स्टूडेंट है या न्यू लर्नर है या कोई बग बाउंटी हंटर है, लाइक एक टर्म चलती है बग बाउंटी हंटर और बैक बाउंटी हंटर। ठीक है, तो उसके बीच में हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। बट वही है कि कोई टूल आपको कमांड मिला और आप ये सोचते हो कि ठीक है, इस कमांड के थ्रू मुझे बहुत सारे बग्स मिल जाएंगे, तो हमको उस कमांड का बैक बिहाइंड द प्रोसेस बिल्कुल नहीं पता। हमने जस्ट उस कमांड को कॉपी किया, अपने टर्मिनल पे पेस्ट किया, और व्हाटएवर द आउटपुट इज, हमको वो भी समझ में नहीं आ रहा है, बट हमने बस उसको रन कर दिया और सोच रहे हैं कि ठीक है, बग मिल जाए। तो ये बहुत एक मिस्टेक है, इसको नहीं करना चाहिए। आप अगर टूल देख रहे हो, कमांड कहीं से ले रहे हो, तो उसके प्रोसेस को समझो, कमांड क्या कर रही है, क्यों कर रही है, वल्नरेबिलिटी क्या है, और क्यों उस वल्नरेबिलिटी में कौन सा पर्टिकुलर फ्लैग यूज होगा। ठीक है, तो एक ये प्रोसीजर है। सर आपको याद है आपने पहली बार ऐसा क्या हैक किया, फिर आपको लगा कि ये मोमेंट है, मैं हैकिंग सीख चुका हूँ? बहुत पुरानी बात है, पर फिर भी पहली बार आई थिंक शायद जो मैंने हैक किया था वो ट्विटर का कोई टारगेट था, विच इज ऑन हैकर1 आई थिंक, पेरिस्कोप टीवी। सो वहां पर मैंने एक बहुत मीडियम सीवियरिटी का बग आइडेंटिफाई किया था, विच इज इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर। सो वहां पे कोई पर्टिकुलर एक फाइल थी, मैंने कंटेंट डिस्कवरी के थ्रू एक पर्टिकुलर वर्ड लिस्ट से और उस फाइल को डिस्कवर किया था जहाँ पे कुछ पर्टिकुलर सीक्रेट्स डिस्क्लोज हो। तो जब वो रिपोर्ट किया, उससे पहले मेरी काफी सारी रिपोर्ट्स डुप्लीकेट हो चुके थे, कुछ नॉट एप्लीकेबल भी थे, कुछ डुप्लीकेट्स थे। तो जब वो रिपोर्ट ट्राइज हुई तो वो फीलिंग, हाँ पर्सन हैकर बन गया, बट इट इज नॉट एक्चुअली ट्रू। क्योंकि मैं इसको एक फ्रेज में डिफाइन करूंगा कि साइबर सिक्योरिटी एक जर्नी है, नॉट ए डेस्टिनेशन। जब तक आप, अगर आप अपने माइंड में ये मान लोगे कि साइबर सिक्योरिटी एक मंजिल है और हमने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके उसको पा लिया, तो फिर वो चीज पॉसिबल ही नहीं। वो साइबर सिक्योरिटी फील्ड ही ऐसा है कि कंटिन्यूअस जर्नी है, आपको डे बाय डे कुछ ना कुछ सीखते रहना पड़ेगा और अपडेट होते रहना पड़ेगा। लाइक अभी Web3 आ रहा है तो Web3 करना पड़ेगा, अभी AI इंटीग्रेशन आ गया तो हम AI पे स्विच कर रहे हैं। ठीक है, टूल्स अब AI रिलेटेड आ रहे हैं तो हमको वो पढ़ना पड़ेगा। तो साइबर सिक्योरिटी एक ऐसी फील्ड है ना जिसमें आपको कंटिन्यूअसली अपग्रेड होना पड़ेगा। अगर आप अपग्रेड नहीं करोगे आप अपने आप को, तो या तो आप एक पर्टिकुलर प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हो या फिर हम उसमें यहाँ पीछे रहे। जैसे वो एक्सबो AI आया है, उसके बारे में आपने सुना होगा, तो बग बाउंटी का फीचर है या नहीं? फीचर तो नहीं बोल सकते, बट हाँ आप बग बाउंटी में उसको बहुत हेल्प ले सकते हो। बहुत सारे ऐसे अभी AI इंटीग्रेशंस लॉन्च हो रहे हैं, लाइक LLM मॉडल का यूज लेते हुए। बग सूट का भी आ चुका है, बग AI है। ठीक है, काली GPT ऑफ कोर्स, ठीक है, काली GPT का आप यूज कर सकते हो, वो एक पेंटेस्ट GPT है। तो AI कहीं ना कहीं आपको साइबर सिक्योरिटी में हेल्प ही करेगा। ऐसा नहीं है कि AI के आने से एक ह्यूमन की जो नीड है वो खत्म होगी, आप उसका यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ इशू नहीं है। आप AI का यूज करो, इंटीग्रेट करो AI को अपने लर्निंग प्रोसीजर में, अपने टूल्स को एनहांस करने में, टूल्स को समझने में और वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करने में। तो जो चीज आपको समझ में नहीं आ रहा है, लाइक आपको कोई कमांड का आउटपुट समझ में नहीं आ रहा, सो यू कैन कॉपी, पुट इट इनटू द AI प्रॉम्प्ट और फिर उसको समझ सकते हो। AI किस कहीं ना कहीं आपको हेल्प ही करेगा। बेसिकली यही ने हर चीज एनहांस कर दिया, आपने सोचने का तरीका या आउटपुट टूल। पर इसको प्रेजेंट दूसरे तरीके से किया गया है। मार्केट में अभी जो सिनेरियो है वो कुछ इस तरह से है कि AI विल टेक योर जॉब। हाँ। और बहुत सारे लोग सिर्फ यही क्वेश्चन पुट करते हैं कि AI विल टेक माय जॉब इन नेक्स्ट 4 to 5 years और 2 to 3 years। सो क्या मैं इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को पढ़ूं भी? लाइक इफ आप बहुत सारे लोगों से, तुम भी इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेज आते होंगे, यूट्यूब पे आते हैं कि AI टेकिंग माय जॉब, AI इज टेकिंग ओवर साइबर सिक्योरिटी। सो हमको कैरियर स्टार्ट करना भी चाहिए। तो आप स्टार्ट तो करो। आप पहले ही अगर उससे डर जाओगे, पहले ही पढ़ने की कोशिश नहीं करोगे, तो डेफिनेटली AI विल टेक योर जॉब। AI कुछ मामलों में आपको रिप्लेस करेगा, बट अगर आप AI का यूज भी करोगे तो वो बहुत ज्यादा आपकी हेल्प भी करेगा। लाइक अभी कुछ ऐसा है, जैसे सपोज करो कि आप कुछ एनिमेट कर रहे हो, आपको एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन पे कुछ पर्टिकुलर सेक्शन या कुछ पेजेस पे और मान लो कि जावास्क्रिप्ट के लिंक फाइंड आउट करने हैं, एंड यू हैव योर ट्रेडिशनल टूल्स लाइक कटाना है, ब्राउ है, बट आप उनके जो डेप्थ ऑप्शंस है उनको यूज नहीं करना चाहते, रादर देन आपको एक सिंपल टूल चाहिए, एक बेसिक बैश स्क्रिप्टिंग में टूल चाहिए।
So now you can create a simple bash script using AI. आप सिंपल प्रॉम्प्ट बनाओ और उस प्रॉम्प्ट के जरिए आप अपना टारगेट भी डिफाइन कर सकते हो और आप एआई को गाइड कर सकते हो कि मुझे किस तरह से एक टूल बनाना है, तो एआई आपको टूल बना के देते हैं। देन यू कैन सिंपली कॉपी द कोड एंड रन इन योर टाइम। सो एआई की जो कैपेबिलिटीज है ऑफ कोर्स इट इज हाई, बट उसको आपको अपने वर्क फ्लो में यूज लेना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और यही वो चीजें जो लोग नहीं समझ पा रहे। एज एन बिगिनर शायद मे बी वो फियर हो या लैक ऑफ नॉलेज हो, बट मेरा तो ये कहना है कि एआई विल नॉट टेक योर जॉब अगर आप उसको अच्छे से यूज करें। बेसिकली हमें समझना पड़ेगा कि एआई को किस तरीके से अपने फायदे के लिए हमें यूज करना है, उससे डर के उससे ना कि उसको डरो आप, ना कि उसको ऐसे कि हाँ ठीक है एआई जॉब खा जाएगा तो मैं इसमें काम ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है मैंने छोड़ दिया, पढ़ना ही छोड़ दिया, टेक फील्ड छोड़ दिया। टेक फील्ड ही छोड़ दिया। बहुत कुछ चीज है, एआई तो बहुत कुछ कर रहा है, लाइक एआई गाड़ियां भी चला रहा है, एआई सेल्फ ड्रिवन कार है, इसका मतलब ये थोड़ी ड्राइवर की जॉब खत्म हो जाएगी। ड्राइवर तो रहेगा ही ना, कुछ आपके कुछ मौकों पर ड्राइवर की जरूरत भी पड़ेगी। कह सकते हैं पोस्ट चेंज हो गई है, कहीं से ड्राइवर की हटी है तो फिर एआई की आ चुकी है। एआई आपको आपकी जो कैपेबिलिटी है, माइंड पावर है, उसको इनहेंस ही करे, बट आपको उसको बस यूज करना आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। सर जैसे कि आपने बताया कि मैंने बहुत सारे बग रिपोर्ट किए, वो डुप्लीकेट चल गए, तो एज ए बिगिनर क्या करता है, जैसे मैंने भी बहुत सारे बग रिपोर्ट किए फिर वो डुप्लीकेट चले जाते थे, तो मेरे माइंड में आता था यार एक्सेप्ट नहीं हो रहा, लेकिन मैंने कंसिस्टेंसी रिपोर्ट करते गया, बग रिपोर्ट करे तो मेरा एक जाके एक्सेप्ट हुआ। तो आप ऐसे बिगिनर्स को क्या कहना चाहोगे जो डुप्लीकेट आते जाते हैं फिर वो फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ ही देते हैं कि अब नहीं करना है? सो देखो, जब भी हम एज एन जैसे पेनिट्रेशन टेस्टिंग की अगर हम बात करें और उसमें स्पेसिफिकली आप फ्रीलांसिंग में बग बाउंटी करना चाहते हैं, तो बग बाउंटी की जो अप्रोच है वो आपकी ऑन द पॉइंट होनी चाहिए, और एज एन बिगिनर वो चीज सही नहीं। ठीक है, होता क्या है कि हम एक पर्टिकुलर वल्नरेबिलिटी को पिक करते हैं, लाइक सपोज आपने CSRF को पिक किया और आप उसी वल्नरेबिलिटी को सारे टारगेट्स पे फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अब चूंकि आपके पास एक पर्टिकुलर बग है, टारगेट आपके पास बहुत सारे हैं, तो बहुत ये चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं कि हमको वो पर्टिकुलर जो बग है वो उस एप्लीकेशन में मिले। टाइम कंज्यूमिंग होगा, क्योंकि आप एक एप्लीकेशन को देख रहे हो सकता है कि आपको आपकी आंखों के सामने कोई बग हो या आपने नोटिस किया, बट वो नहीं, आपके दिमाग में अभी CSRF चल रहा है। तो जब हम CSRF को देख रहे हैं, CSRF हमारे दिमाग में चल रहा है, तो हम ओवर बग्स को लुकआउट ही नहीं करेंगे। सो अगर आप एक फ्रेश बग बाउंटी टारगेट लेते हो, सो डू एज मच एज यू कैन, जितना भी आपको आता है उनको आप करने की कोशिश करो। लो सीवियरिटी बग्स हैं, मीडियम सीवियरिटी बग्स हैं, आप बग क्राउड VRT को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, वहां पे आपको बहुत सारे P4 बग मिल जाए। ठीक है, तो आप अगर वो भी सब कुछ नहीं हो रहा है, अगर आप प्लेटफॉर्म के थ्रू हंटिंग नहीं करना चाह रहे तो आप ओपन सोर्स प्रोजेक्ट ढूंढ सकते हो, सेल्फ जिनको प्रोग्राम हम बोलते हैं, तो गूगल के थ्रू आप सेल्फ प्रोग्राम्स आइडेंटिफाई करो, क्योंकि वहां पे आपको क्राउड कम मिलेगा। सर जैसे प्राइवेट प्रोग्राम्स भी होते हैं उनके ऊपर क्या करो, तो वही है, प्राइवेट प्रोग्राम से तो वहां पे क्राउड कम मिलेगा। अब क्राउड कम मिलेगा तो आपको देखो ऐसा होता है कि अगर प्राइवेट प्रोग्राम से क्राउड कम है तो उनके ऊपर बग्स के मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इन दैट केस यू हैव टू डिग डीप। आपको एप्लीकेशन के जितना भी फंक्शनलिटीज है, जितने भी फीचर्स हैं, सब डोमेन है, IP है, टेक्नोलॉजीज हैं, CMS है, इंटीग्रेशन है, सबको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। जितना देखो, जब एक कहावत चलती है कि अगर मेरे पास 6 घंटे होते एक पेड़ काटने के लिए तो मैं 4 घंटे पहले अपनी कुल्हाड़ी को धार लगाऊंगा। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आपको एक टारगेट को एक्सप्लोर करना है, वल्नरेबिलिटीज को फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले रिकॉन स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। रिकॉन ही नहीं करते हैं लोग। लाइक एक टारगेट आया, आपको ना तो उसका IP पता है, ना आपको उसका सब डोमेन पता है, ना उसके आपको पाथ पता है, ना जावास्क्रिप्ट की फाइलें आपने पढ़ी हैं, ना आपने फीचर्स एक्सप्लोर किए, ना आपने टेक्नोलॉजीज देखी, ना आपने उस कोई इंटीग्रेशन देखा, ना आपको ये पता है कि उसमें प्रॉक्सी सर्वर है या उसमें कोई CDN का इंटीग्रेशन है या CMS का इंटीग्रेशन है या कोई उन्होंने एनालिसिस टूल, कुछ भी नहीं पता। हम एक ब्लैंक माइंड के साथ सिर्फ टेस्टिंग करना चाह रहे हैं। वो भी क्या, हमने बग्स पढ़े हैं कहाँ से, ट्विटर पे किसी ने अपना रफ एक POC डिस्क्लोज किया था और वो POC हमने पढ़ा और हमने बस उसी को ही रिप्लिकेट करने का ट्राई किया। हमने अपना जो थॉट प्रोसीजर है उसको कुछ इनहेंस अपने तरफ से कुछ ऐड ऑन नहीं किया, बस जस्ट एक पढ़ा और उसी को रिप्लिकेट करा, कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ, और उसका ही हमने एक सिंपल सा POC बनाया और रिपोर्ट कर दिया। एंड देन जब वो बग डुप्लीकेट होता है ना, तो हम क्या होते हैं, उम्मीद लगा लेते हैं कि अब तो मैंने रिपोर्ट कर दिया, मेरा बग अब बस एक्सेप्ट होगा, हाई सीवियरिटी में चला जाएगा और आई विल गेट द मनी। बट जब ऐसा नहीं होता तो फिर अपने जो होते हैं ना ड्रीम्स शैटर्ड हो जाते हैं। कुछ मंथ्स तक ये चलेगा, फिर आपको लगेगा कि नहीं यार, डिसअपॉइंटमेंट बढ़ जाती है। डिसअपॉइंटमेंट ऐसा ही होता है, डिसअपॉइंटमेंट बढ़ेगा और फिर आप बोलोगे कि नहीं यार अब नहीं हो रहा, चलो ठीक है, क्विट करना। क्विट करना आप बस नहीं, बग बाउंटी अपने लिए नहीं है,
है आपके लिए, बस आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एक सही प्रोसेस होना चाहिए। कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, प्रोसेस सही रखना। तो सर एज ए बिगनर आपको पहले P4 जितने भी कैटेगरीज के बग है आप उसको पहले पढ़ लो और उन पे हंट करना स्टार्ट करो। जब आपको लगे कि हाँ ये मेरे को परफेक्ट हो गया है तो फिर आप देन आइडोर या एक्सेसेस पे बढ़ते जाओ। हाँ, मतलब आप अगर एज बहुत बेसिक बिगिनर हो और आपको एक्सपीरियंस नहीं है, यू आर नॉट गेटिंग ट्रेन्ड बाय समवन और समवन इज नॉट पर्टिकुलरली मेंटोरिंग यू, तो हम P4 से चालू कर सकते हैं। लाइक P4 बग्स ऐसे होते हैं ना कि जिनको आप डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू पढ़ सकते हैं, दे आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो P4 के जो बग्स है उनको आप इजीली रिप्लिकेट भी कर पाओगे। ऑफ कोर्स कि जो बग बाउंटी प्लेटफॉर्म वाले टारगेट्स हैं वहां पर वो नहीं मिलेंगे और हो सकता है कि वो मिल भी जाए बट वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। बट जो फ्रेश टारगेट्स होते हैं, जो सेल्फ प्रोग्राम्स होते हैं, आपके सेल्फ होस्टेड प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, या फिर कुछ ऐसे RDP है, ठीक है, तो VDP है, वल्नरेबिलिटी डिस्क्लोजर प्रोग्राम्स हैं, तो उन पे आप उनको रिप्लिकेट करने का ट्राई कर सकते हो सकता है कि वो आपको पर्टिकुलरली कुछ रिवॉर्ड ना दे बट एज एन टोकन ऑफ एप्रिसिएशन वो आपको कोई सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा दे, कोई आपको गिफ्ट स्वैग्स प्रोवाइड करा दे, तो वो भी एक एप्रिसिएशन ही है, उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। तो P4 के बग से स्टार्ट करो एंड देन रीड द डॉक्यूमेंट, रीड द वल्नरेबिलिटीज और फिर आप P1 की तरफ मूव कर सकते हो। जब आपने साइबर सिक्योरिटी स्टार्ट करी थी तब इकोसिस्टम इतना मैच्योर नहीं था, तो उस वक्त आपने कहाँ से सीखना स्टार्ट किया? क्योंकि उस वक्त मुझे नहीं लगता यूट्यूब वगैरह का सीन भी था। तो जब मैंने चालू किया था बैक इन 2013 जब मैंने चालू किया तो उस वक्त ऐसा कोई साइबर सिक्योरिटी का रोड मैप नहीं था। लाइक आज आपको पता है कि यार अगर मुझे एथिकल हैकिंग सीखनी है तो मुझे प्रीरिक्विजिट क्या चाहिए, कौन से मॉड्यूल पढ़ने हैं, ये अब पता है। और इसके ऊपर से भी आपको बहुत सारे कंटेंट मिल जाएगा, रिसोर्सेज मिल जाएंगे। TCM सिक्योरिटी का कंटेंट है, EC काउंसिल का कंटेंट है, ठीक है। जब उस वक्त में ऐसा कुछ नहीं था, रोड मैप नहीं पता, तो जिसने जो कहा, जिसने जो कह दिया, जहां से हमने जो पढ़ा बस वो कर लिया, ठीक है। और उसमें उस वक्त लाइक अभी मार्केट में बहुत अलग है। लाइक आप अभी किसी को लिंक्डइन पे मैसेज करोगे तो आपको इतना कुछ लोग गाइड नहीं करेंगे कि कैसे क्या करना है। करते भी है, मैं ये नहीं कह रहा कि लोग करते भी है, लोग नहीं भी करते, बट उस वक्त क्या था कि फेसबुक था, तो आप अगर किसी को फेसबुक पे मैसेज करो, लाइक यू आर सीइंग समवन, आप उसकी पोस्ट को फॉलो कर रहे हो, उसको फॉलो कर रहे हो और लग रहा है कि नहीं यार ठीक है इसको आता होगा, तो जब आप उसको पूछते थे तो दे जेन्युइनली हेल्प यू। हो सकता है कि वो आपको कुछ गाइड करे या रिसोर्सेज करे। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ था। मैंने सबसे पहले मुझे नहीं पता था कि सिक्योरिटी पढ़ने के लिए आपका बैकग्राउंड लिनक्स में होना चाहिए या नेटवर्क भी आना चाहिए या विंडोज सर्वर भी आना चाहिए। मैंने आपका डायरेक्ट एथिकल हैकिंग से चालू, एथिकल हैकिंग के मॉड्यूल पढ़े। उस वक्त V8 वर्जन था, तो V7 या V8, तो उस वर्जन से मैंने पढ़ना चालू किया। अब उसमें भी कुछ प्रैक्टिकल एक्सप्लोरेशन मिला, नहीं मिला, और उसके बाद मैंने कुछ लोगों से कांटेक्ट किया जो कि फेसबुक पे अवेलेबल थे, तो उनसे गाइडेंस मांगी, उन्होंने कुछ समझाया, कुछ पर्टिकुलर रिसोर्सेस प्रोवाइड कराए, कुछ बुक्स प्रोवाइड कराई। उन बुक्स को पढ़ के मैंने धीरे धीरे एक्सप्लोर करना चालू किया। लाइक फाउंडेशन होती है बुक्स आपकी। आप अगर किसी भी टेक्नोलॉजी को या किसी भी फील्ड को इनहेंस करना चाहते हो तो बुक्स आर द फाउंडेशन। जितना आप बुक्स पढ़ोगे तो आपको उनके डीप जो लेवल पे अंडरस्टैंडिंग है उसको समझने का मौका मिलेगा। और बुक्स पढ़ने के बाद फिर मैंने प्रैक्टिकल एक्सप्लोर करना चालू किया, और प्रैक्टिकल एक्सप्लोर करने के बाद कुछ बग बाउंटी करना चालू किया, तो वहां से धीरे धीरे फिर मैं अपग्रेड होता था। बेसिकली अभी के टाइम के अकॉर्डिंग तो बहुत डिफिकल्टीज आपने फेस करी। या बिल्कुल, जैसे बर्ब सूट की अगर मैं बात करूँ तो राइट नाउ की मैं आपसे पूछता हूँ कि अभी अगर आपको बर्ब सूट सीखना होता कितने दिन में सीख जाओ? घंटों में सीख जाओगे आप बर्ब सूट। मुझे 3 महीने लगे थे बर्ब सूट सीखने। लाइक मुझे ये नहीं पता था कि इसको प्रॉक्सी कैसे चैनल करनी है या उसके फीचर्स को कैसे यूज करना है और कम्युनिटी एडिशन के साथ ही वर्क करना है, तो एक्सटेंशन कैसे काम करता है। तो ट्यूटोरियल्स भी नहीं थे, डॉक्यूमेंटेशन इतना डीप लेवल पे था नहीं, और डॉक्यूमेंटेशन भी अवेलेबल थे तो इतना वो अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं था। लाइक माइंड इतना मैच्योर नहीं था कि आप किसी भी चीज को तुरंत पढ़कर समझ जाओ कि हाँ इसको इस तरीके से यूज करना है। हालांकि अब वो डेवलप हो चुका है कि कोई न्यू थिंग्स भी अगर आपके सामने है तो अब मार्केट में इतना कुछ एक्सप्लोर कर लिया है कि आप उसके डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ के समझ सकते हो कि हाँ बस ये करना है, बट नहीं था उसमें। What was the hardest moment in your journey personally or professionally that made tuitions? कोविड, आई थिंक। लाइक कोविड के टाइम ऐसा था कि ट्रेनिंग पार्ट वाज नॉट पर्टिकुलरली, है ना, वो भी नहीं हो पा रहा था, और बग बाउंटी में भी ऐसा कुछ खास नहीं हो पा रहा। लाइक वो माइंडसेट ही नहीं था कि हम कुछ करें। लाइक हमको कॉन्स्टेंटली डर लग रहा है कि नहीं कोविड हो रहा है, कोविड हो रहा है। आप एक घर में कैद हो, घर में कैद, पता नहीं कब क्या हो रहा है। लाइक आप बहुत कुछ देख रहे हो, आप योर सराउंडिंग्स। तो वो टाइम था ऐसा जिसमें लगा कि ठीक है यार पता नहीं क्या होगा, बट होपफुली वो सब चीजें चली गई और
एक नई शुरुआत के साथ अपन मैं आपके सामने हूँ और बहुत कुछ स्टार्ट किया है यार, ठीक है। पर्सनली एंड प्रोफेशनली लाइक वो उस टाइम से अगर हम कंपेयर करें तो बहुत कुछ बढ़ चुके हैं, बहुत आगे तक चले हैं। आपने अपनी फैमिली को फर्स्ट टाइम कब बताया कि आप पीपल्स को हैकिंग टीच करते हो और आप हैकिंग फील्ड से हो? स्टार्टिंग से लाइक जब मैंने चालू किया था सीखना तो पर्टिकुलरली माइंड में ये था कि मुझे हैकर बनना है, कि मैं भी फेसबुक हैक करूंगा, मैं भी कंप्यूटर हैक करूंगा, मैं भी मोबाइल हैक करूंगा। हाँ, पता तो कुछ नहीं था कि करना क्या है, मतलब हैकिंग एज एन कैरियर ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। बट वो हैकिंग के लिए, कंप्यूटर्स के लिए पैशन हो कि मुझे कंप्यूटर्स को समझना है, या कुछ मूवीज के थ्रू माइंड में वो हैकिंग वाली इमेज, ठीक है। तो जब पढ़ना चालू किया तो समझ में आया कि हैकिंग को हम एज एन एथिकली कैरियर में भी डेवलप कर सकते हैं। और जब ये थॉट आया दिमाग में तब मैंने बताया फैमिली को कि मुझे एथिकल हैकिंग में कैरियर बनाना है। सो उनके लिए ये वर्ड नया है कि व्हाट इज हैकिंग लाइक। और बहुत सारे लोगों के अब माइंड में अभी भी ये परसेप्शन है कि हैकिंग का मतलब बैंक्स का पैसा उड़ाना, स्कैम करना, या बस फेसबुक अकाउंट हैक करना। बहुत सारे मैसेज अभी भी आते हैं कि बस डू यू नो हाउ टू हैक इंस्टाग्राम, डू यू नो हाउ टू हैक फेसबुक। बट एक्चुअल जो रियलिटी है वो बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग है। तो जब बताया था फैमिली को तो ठीक है, उन्होंने सपोर्ट किया काफी। उन्होंने बोला कि जो करना है वो कर लो, हमको इतना कुछ आइडिया है नहीं, ठीक है। पर जब आउटपुट दिखने लगे तो फिर उनका सपोर्ट है, अभी तक भी है। एक स्टूडेंट के लिए डेली रूटीन कैसा होना चाहिए एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनने के लिए? डेली रूटीन की मैं बात करूँ तो एटलीस्ट आपको 3 to 4 आवर्स रीडिंग पे देना चाहिए। नॉट बट इफ यू आर डूइंग जॉब, सपोज इफ यू आर डूइंग जॉब, तो अपार्ट फ्रॉम योर जॉब टाइम एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स आप प्रैक्टिकल लर्निंग पे फोकस हो। आप डॉक्यूमेंटेशन रीड करो, मतलब फर्स्ट यू डिसाइड, आप एक जर्नी फॉलो करो, आप एक रोड मैप फॉलो करो कि आपको ब्लू टीम के अकॉर्डिंग चलना है या आपको रेड टीम के अकॉर्डिंग चलना है, या पर्टिकुलरली आप थ्रेट इंटेलिजेंस में जाना चाह रहे हो या साइबर फोरेंसिक्स में जाना चाह रहे हो। तो जो भी आपने रोड मैप अपने माइंड में प्रिपेयर किया है या रिटर्न प्रिपेयर किया है, उसके अकॉर्डिंग वन स्टेप एट ए टाइम, एक एक पर्टिकुलर पॉइंट, एक एक पर्टिकुलर टॉपिक को आप रीड करते रहो और डे बाय डे उसका प्रैक्टिकल जरूर करने की कोशिश करो। लाइक अभी मार्केट में बहुत सारे आपको लैब मिल जाए, पहले ऐसा नहीं था, बट अभी आपको हर चीज के लिए लैब अवेलेबल है। तो जितना आप हैंड्स ऑन उन लैब के ऊपर करोगे, जितना आप कर पाओगे, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन मिलेंगे, आपको वॉक थ्रू मिलेगा, यूट्यूब से गाइडेंस मिल जाएगी, कोर्स भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो जितना आप हैंड्स ऑन करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो एटलीस्ट स्पेंड 3 to 4 आवर्स ऑन लर्निंग और अपग्रेडिंग योरसेल्फ। थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट? थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है, बट उसमें थ्योरी को नहीं भूल जाना। थ्योरी आपका बेस क्लियर करती है, लाइक फाउंडेशंस जो होते हैं ना, जैसे आपको अभी अपन बात कर रहे हैं, हम हिंदी में बात कर रहे हैं, तो हिंदी बोलने से पहले हमने हिंदी के अक्षरों को सीखा था। अगर आप किसी को आज हिंदी सिखाना चाहोगे तो पहले उसको अक्षर क्या सिखाओगे, बारकड़ी सिखाओगे कि हाँ ये हो, तभी जाकर वो एक फुल फेज सेंटेंस बना पाए। आप डायरेक्ट उसको बोलो कि सेंटेंस बनाओ तो ठीक है, वो आपका सुन के बना तो देगा, लेकिन वो अपना क्रिएट नहीं कर पाए। सो थ्योरी भी जरूरी है, और यही सबसे बड़ा मार्केट में एक फ्लो है कि लोग थ्योरी नहीं पढ़ते। लाइक यू टोल्ड समथिंग, दे रिप्लिकेट, दैट्स इट। अब उसका आउटपुट, बैक एंड, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कुछ नहीं है, कुछ आइडिया ही नहीं है, ठीक है। तो बुक्स जो फाउंडेशंस है उनको पढ़ना चाहिए। काफी सारी बुक्स हैं, जैसे एक बुक को मैं हाईलाइट करूंगा, हैकर्स हैंडबुक, वेब एप्लीकेशन हैकर्स। वो बहुत बेसिक है यार। अगर आप एथिकल हैकिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग में जाना चाहते हो स्पेसिफिकली इन वेब, तो वो बुक आपके रूट्स को बहुत लेवल तक एनहांस करेगी, वो आपके फाउंडेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगी। तो उस बुक को आपको पढ़ना चाहिए। अब क्या होता है, हम बुक देखते हैं 1000 पेज की बुक है, कौन पढ़ेगा यार। और फिर माइंडसेट भी ऐसा है ना कि यहाँ एक रात वाला माइंडसेट, यहाँ वन नाइट में पढ़ के एग्जाम देना है, तो उस बुक को भी वैसे पढ़। लेकिन आपको सीरियसली उस बुक को पढ़ के देखना। ऑडियंस को मैं बोलूंगा कि उस बुक को पढ़ के देखना, बहुत प्यारी बुक है। आप उसको ऑर्डर कर सकते हो, उसका कार्ड ले सकते हो, ई बुक भी पीडीएफ वगैरह अवेलेबल है, ई बुक मिलती है आपको, ई बुक आप परचेज करो एंड देन आप उसको पढ़ो, बहुत अच्छी बुक है। और अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन में आते हो तो मोबाइल एप्लीकेशन हैकर्स हैंडबुक है, एंड्रॉइड एप्लीकेशन हैकर्स हैंडबुक, मोबाइल और ऐप के लिए दोनों? मोबाइल और ऐप के लिए, एंड्रॉइड स्पेसिफिकली और मोबाइल स्पेसिफिक वेब। उसके अलावा आपके पास मेटा एक्सप्लॉइटेबल है, तो मेटा एक्सप्लॉइटेबल है, पेन टेस्टिंग विद मेटा एक्सप्लॉइटेबल, पेन टेस्टिंग विद काली लिनक्स, कुछ बुक्स हैं, तो वो आपको बहुत अच्छी गाइड्स करती है, थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल दोनों अप्रोच क्लियर करती है। What was the common mistake cybersecurity beginner makes and how do you fix?
कॉमन मिस्टेक यही है कि वो पढ़ते नहीं है, लाइक जैसे आपने बोला कि थ्योरी नहीं पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल पे जाते हैं सीधे। हाँ, और प्लस ऐसा भी है ना कि हम एक होता है ना जैसे जब भी हम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो आपके पास डेडलाइन होती है, हम्म। पढ़ने में डेडलाइन नहीं होती है कभी। हाँ। और हम अपने माइंड में क्या है, डेडलाइन बना लेते हैं कि मुझे तो 3 महीने में अल्ट्रा हैकर बनना है। अब वो 3 महीने में अल्ट्रा हैकर बनने के चक्कर में आप कुछ भी नहीं बन पाते, क्योंकि आपके पास पढ़ने को बहुत कुछ है, थोड़ा थोड़ा आपने सब में से लिया तो आप किसी भी चीज का मजा नहीं ले पाओगे। तो डेडलाइंस नहीं होनी चाहिए, आप फुली फ्लेज्ड आप एक पर्टिकुलर टाइम दो अपने आप को और कंसिस्टेंट रहो, हैंड्स ऑन करो, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करो, लिंक्डइन लर्निंग हो गया, यूट्यूब से लर्निंग हो गया, या कोई पर्टिकुलर कोर्सेज हैं, ग्लोबल सर्टिफिकेट्स को अप्रोच करने की कोशिश करो, क्योंकि उससे आपका पता चलता है कि आपने कितना सीखा है। तो एज एन बिगिनर आपका यही कॉमन मिस्टेक हम यही करते हैं कि हम एक तो प्रैक्टिकली अप्रोच करते हैं या तो प्रॉपर प्रैक्टिकल नहीं कर पाते। जैसे हमने एक पर्टिकुलर मैं एग्जांपल देता हूँ कि हम पोर्ट स्कैनिंग कर, तो पोर्ट स्कैनिंग के लिए कौन सा टूल यूज करो, एनमैप हो गया। एनमैप यूज करोगे, सबके माइंड में वही है, बट एनमैप के Exactly. अलावा भी टूल है, मास स्कैन है, दीज आर मोर टूल्स वी हैव फॉर पोर्ट्स। सो माइंडसेट बना हुआ है कि सिर्फ एनमैप। माइंडसेट क्यों बना हुआ है, क्योंकि बताया ही वो गया। आप जहां पर भी वॉक थ्रू देखोगे या डॉक्यूमेंटेशन देखोगे वहां पे आपको एनमैप ही मिलेगा। तो जब बताया ही एनमैप क्या है और बिगिनर एनमैप को ही पढ़ रहा है तो उसको आइडिया नहीं है कि ये क्या काम है, वो दूसरे टूल पे स्विच ही नहीं वो करता। स्विच ही नहीं करता। और जब स्विच नहीं करता तो उसकी जो स्ट्रेंथ है ना वो वहीं पर टका है, वो अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव ही नहीं कर पाता। स्ट्रेंथ के साथ साथ वो अपने आप को टेस्ट करता है टाइम टू टाइम, जो उसने सीखा है वो इम्प्लीमेंट कर भी पा रहा है। उसके लिए डमी टारगेट्स हैं, आपके पास डमी टारगेट्स अवेलेबल हैं, डमी एप्लीकेशंस हैं, वर्चुअल लैब्स हैं, लाइक ट्राई हैकमी की लैब्स हो गई, हैक द बॉक्स की लैब्स हैं, वर्ल्ड हब के सीटीएफ हैं। आप सीटीएफ मशीन डाउनलोड करो या सीटीएफ ऑनलाइन सीटीएफ प्ले करो, तो उससे आपको बहुत सारी चीजों में हैंड्स ऑन मिलेगा, आपके डाउट्स क्लियर होंगे। ऑफ कोर्स थ्योरी आपका एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर ही रही है, और कहीं पर आप स्टक हो जाते हो तो समझने की कोशिश करो कि एक्चुअली में वो चीज या वो मशीन कहना क्या चाह रही है। Can you give me an example where someone made mistakes as a beginner? एज एन बिगिनर सपोज कि हमारे पास एक लॉगिन पैनल है और एक एप्लीकेशन है जिसमें लॉगिन पैनल है, और सिर्फ लॉगिन पैनल ही है, लाइक व्हेन यू ओपन द एप्लीकेशन यू फाइंड दैट लॉगिन पैनल, उसके अलावा आपको कोई और पाथ उसमें एक्सपोज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो बिगिनर के माइंडसेट से अगर मैं बात करूँ तो उसको लगेगा कि मुझे सिर्फ लॉगिन पैनल पे टेस्टिंग करनी है। अब वो लॉगिन पैनल को बाईपास करने की कोशिश करेगा, इफ अगर उसको आता है लॉगिन पैनल को बाईपास करेगा, या हो सकता है कि कुछ पेलोड इंजेक्ट करने की कोशिश करे, एसक्यूएल पेलोड इंजेक्ट करेगा, एक्सएसएस इंजेक्ट करेगा, बॉब सूट में कैप्चर करेगा, एंड दैट्स इट। उसकी जो टेस्टिंग है वो वहां पे रुक जाएगी, ठीक है। बट अगर आप एक एक्सपीरियंस पेनिट्रेशन टेस्टर से पूछोगे तो वो बोलेगा कि इस फील्ड के अलावा भी मैं डोमेन को एक्सप्लोर कर सकता हूँ। आप डोमेन पे कंटेंट डिस्कवरी करो, आप फजिंग कर सकते हो, आप पोर्ट स्कैनिंग कर सकते हो, आप उसकी आप उसका जो सोर्स कोड है उसको पढ़ सकते हो, उसमें जावास्क्रिप्ट फाइलों का एनालिसिस कर सकते हो, है ना, उस पे जो टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड है उनको लुकआउट कर सकते हो। तो आपका जो विजन है सडनली इंप्रूव हो जाए, आपके पास करने को अब बहुत कुछ होगा। और वहीं पर हम एक सिंपल अगर लॉगिन पेज को देखेंगे तो हमारे पास सिर्फ कुछ पर्टिकुलर बॉक्स है जो आप टेस्ट कर सकते हाँ, So- माइंडसेट को इम्प्रूव करना पड़ेगा। हैं। आपको माइंडसेट को इम्प्रूव करना पड़ेगा, आपको जिस तरीके से आप अपने टारगेट को देख रहे हो उन फीचर्स और फंक्शनलिटीज को भी एक्सप्लोर करना पड़ेगा। और यही मिस्टेक करते हैं कॉमन बग बाउंटी हंटर्स जो बिगिनर्स होते हैं, कि उनको फीचर या पर्टिकुलर जो फंक्शनलिटी है उनकी टेस्टिंग आती है, लेकिन उसके साथ जो इंटीग्रेशन है उनकी टेस्टिंग नहीं आती। जैसे कि अगर लॉगिन पेज है तो लॉगिन पेज के साथ अगर एसएसओ इंटीग्रेटेड है, गूगल साइन ऑन है या फेसबुक साइन ऑन है, थर्ड पार्टी लॉगिन साइन ऑन है, तो वो उसकी टेस्टिंग नहीं कर सकते। उनके साथ ऑथेंटिकेशन टोकन टेस्टिंग है वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आपका जो लॉगिन पेज पे डेटा कहाँ से कनेक्ट हो रहा है, कैसे लॉगिन से डेटा आ रहा है, लॉगिन की क्रेडेंशियल्स किस तरीके से वैलिडेट हो रहा है, वो टेस्टिंग नहीं कर पाएंगे। ऑल दे डू इज लॉन्चिंग और गिविंग रैंडम एसक्यूएल पेलोड्स, observing the response and think if something is reflecting it's a vulnerability, if it is not it's not a vulnerability। तो हमको अपना माइंडसेट इंप्रूव करना पड़ेगा फीचर्स पे। सर, व्हाई डिड यू क्विट योर जॉब एंड स्टार्टेड योर करियर एज अ ट्रेनर एंड मेंटर? पुरानी जॉब में मजा नहीं है, मजा नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि जब आप जॉब करते हो ना तो आप एक पर्टिकुलर थिंग्स में स्टक होकर रह जाते हो, लाइक योर जॉब इज टू परफॉर्म पेन टेस्टिंग ऑन स्पेसिफिक एप्लीकेशंस, वही हमारे पास बग्स हैं, उन्हीं वो रिपोर्ट क्रिएट करना है, वही एक्सेल शीट बनाना है, दैट्स इट। और मुझे कुछ ऐसा करना था कि लाइक कोई ऐसा फील्ड जिससे मैं कंटिन्यूअसली अपग्रेड भी रहूं,
और नई नई चीजों को सीखता भी रहूं। और इसमें ट्रेनिंग इज वन ऑफ देम, कि जब आप ट्रेन करते हो तो आपको अपडेट रहना होता है आपको, क्योंकि डिलीवर करना होता है कंटेंट, तो आप अपने आप को प्रिपेयर भी करते हो। लाइक nmap मुझे पूरा याद है, आपको शायद कमांड देखनी पड़ेगी, बट मैं उसको पूरी कमांड्स को हमको वर्बल याद है, डेली का क्योंकि मैंने उसको nmap को 1000 टाइम्स डिलीवर कर चुका। तो ट्रेनिंग मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि एक तो मुझे बहुत कुछ एक्सप्लोर करना था, और ऐसा था कि जब मैंने ट्रेनिंग करना चालू किया तो फिर स्टूडेंट की सक्सेस स्टोरीज, लाइक होता है ना कि कोई आपने किसी को ट्रेन किया एंड देन दे फाइंड देयर कैरियर, तो उसमें फिर मजा आने लगा, तो फिर मैंने उसी को कंटिन्यू किया। बेसिकली 9 to 5 जॉब बहुत बोरिंग हो गई है, सेम हाँ। डेली रूटीन फॉलो हो रहा है। 9 to 5 जो रियली बोरिंग है, और अभी के प्रोस्पेक्टिव में तो बहुत ज्यादा बोरिंग। लाइक बहुत सारी चीजें हम सुनते हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो गलत होती है, बट ठीक है वो बोरिंग होती है, तो आपको उनके साथ साथ कुछ एक्सप्लोर करना चाहिए। और अगर आप 9 to 5 कर भी रहे हो तो आपको कंटिन्यूअसली सीखते रहना चाहिए, अपग्रेड करोगे, आप नया नया कुछ सीखोगे तो मजा आएगा। और सिक्योरिटी फन ही है, जब तक आप सिक्योरिटी को फन की तरह नहीं लोगे तो आप आगे एक्सप्लोर भी नहीं कर पाओगे। जितना मजा आपको हैकिंग में आएगा तभी आपको मजा आएगा, हैकिंग में मजा आ रहा है तो ही आप आगे करोगे, अगर मजा आना बंद हो जाएगा तो मतलब नहीं। सिनेक्ट रेड टीमिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और बग बाउंटी और रेड टीमिंग में मेजर डिफरेंस क्या लगता है आपको? साइनिक रेड टीम का एक्सपीरियंस इज वेरी गुड, बिकॉज कि जब आप हैकर1 या वर्कआउट पे टेस्टिंग करते हो तो आपके पास टारगेट लिमिटेड है एंड दे आर डिवाइडेड इनटू मल्टीपल ऑडियंस। लाइक अभी एक टारगेट वर्कआउट पे अगर आएगा तो ऑलमोस्ट 10,000 20,000 पीपल इंस्टेंटली पिक द टारगेट एंड स्टार्ट टेस्टिंग। उसमें बग्स के डुप्लीकेट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और साथ ही क्या होता है ना कि बग क्राउड और ये जो हैकर1 प्लेटफॉर्म है, इन प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे प्रोग्राम्स आपको VDP मिलते हैं। लाइक दे आर केपेबल ऑफ दे आर बजट, दे आर केपेबल ऑफ पेइंग, बट दे आर नॉट। वो चाहते हैं कि बस आप उनको टेस्ट करो, वल्नरेबिलिटीज रिपोर्ट करो एंड दे विल जस्ट गिव यू थैंक यू एंड बस ओनली थैंक यू एंड ओके। और कभी कभी वहां पर स्कैमिंग भी हो जाती है, लाइक यू रिपोर्टेड समथिंग एंड दे सेज लाइक दिस इज ऑलरेडी डिस्कवर्ड इन इंटरनल ऑडिट, नॉट एप्लीकेबल। नॉट एप्लीकेबल, और उसमें आप उसको वापस कुछ अपोज भी नहीं कर सकते, वापस उसमें कुछ कर भी नहीं पाते। बट रेड टीमिंग में, सिनेक में ऐसा कुछ नहीं है। स्पेसिफिक टारगेट्स होते हैं जिनको स्पेसिफिक रिसर्चर्स के बीच में डिवाइड किया जाता है, क्राउड बहुत ज्यादा था, ठीक है, तो आपको बहुत कुछ करने का मौका दिया जाता है। हैकर1 और वर्कआउट पे अपॉर्चुनिटीज नहीं, आपको मौका ही नहीं दिया जाता। तो या तो आप फिर एलीट रिसर्चर्स हो, या फिर आपके पास बहुत ऐसा कोई बग हो जिसमें आपने बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाइंड आउट। जैसे कि हमने भी थोड़े दिन पहले एक बग रिपोर्ट करी थी, नेक्स्ट डे कंपनी ने पैच कर दिया और हमें मैसेज करते नॉट एप्लीकेबल। हाँ, बहुत कॉमन है, ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है H1 और वर्कआउट के प्लेटफॉर्म पे। और सिनेक इसलिए आउटस्टैंडिंग करता है इन प्लेटफॉर्म से क्योंकि वो टारगेट स्पेसिफिक है, जो टारगेट है वो कुछ ही रिसर्चर्स को ग्रांट किया जाएगा एंड देन यू विल टेस्ट इट एंड यू विल रिपोर्ट इट। और क्लाइंट तक जाने से पहले साइनिक की टीम है, इंटरनल टीम, वो उसको वेरीफाई करती है, और अगर टीम ने वेरीफाई किया तो दे विल आस्क क्वेश्चंस, सो यू विल प्रोवाइड फर्दर डिक्लेरेशन एंड देन योर बग इज। सिनेक्ट रेड टीमिंग जैसे लाइट प्लेटफॉर्म पे सिलेक्ट होना, इसकी प्रोसेस क्या होती है अगर हमारी ऑडियंस में से कोई चाहे कि मैं सिनेक्ट रेड टीम के साथ काम करना चाहूँ? साइनिक के अंदर जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो थोड़ा लेंथी है, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको साइनिक पे अप्लाई करना होता है। और जब आप साइनिक का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल आउट करोगे तो साइनिक के पास आपका एप्लीकेशन जाएगा। उसके बाद आप साइनिक आपकी प्रोफाइल को व्यू करता है एंड देन दे विल गिव यू ए असेसमेंट, ठीक है। एक असेसमेंट होगा काइंड ऑफ वेयर दे विल गिव यू सम टारगेट्स, ऑफ कोर्स दे आर गिविंग यू वर्चुअल टारगेट्स, डमी टारगेट्स होते हैं, वो आपको टारगेट्स प्रोवाइड कराएगा एंड देन यू हैव टू सॉल्व और फाइंड आउट वल्नरेबिलिटीज। जैसे सपोज करो कि उन्होंने आपको 11 टारगेट्स प्रोवाइड कराए हैं, सो इन 11 यू हैव टू सॉल्व 7 टारगेट्स आपको सॉल्व करने हैं, वल्नरेबिलिटीज फाइंड आउट करनी है एंड देन यू हैव टू क्रिएट ए रिपोर्ट एंड देन यू हैव टू सबमिट दैट रिपोर्ट। साइनिक उसको वेरीफाई करेगा, उसके बाद आपका एक वीडियो इंटरव्यू होगा, उसके बाद अगर वो भी सक्सेसफुल हो जाता है तो एक रिटर्न इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका बैकग्राउंड चेक होगा और जो ऑनबोर्डिंग प्रोसीजर वो। बट इसमें एक चीज ये भी है कि साइनिक कभी कभी आपको कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम वो निकालता है, स्पेसिफिक कुछ आपको कंडीशंस देता है, स्पेसिफिक कुछ टाइम के लिए, टाइम पीरियड के लिए, जिसमें आप क्या कर सकते हो कि जो ये सिलेक्शन प्रोसेस है ना इसको शॉर्ट कर सकते
लाइक वंस इन 6 months योर एप्लीकेशन विल बी रिव्यू। बट इसको आप शॉर्ट कर सकते हो कैसे कि लाइक जब मैंने किया था तो हैक द बॉक्स पे एक पर्टिकुलर उनका प्रमोशनल चल रहा था कि आप हैक द बॉक्स की कुछ मशीनों को सॉल्व करो एंड देन यू विल गिव सम पॉइंट्स एंड थ्रू हैक द बॉक्स थ्रू एचटीबी यू विल अप्लाई टू साइन। सो आपका वो जो वेटिंग प्रोसेस था साइनेक की जो एप्लीकेशन ऑन बॉडी में वेटिंग प्रोसीजर था वो शॉर्ट हो गया। तो उससे आपको असेसमेंट कॉल जल्दी आ जाएगा। आपको अभी भी स्टिल यू हैव टू परफॉर्म द असेसमेंट, बस आपका वो जो वेटिंग पीरियड है ना वो कूल ऑफ हो जाए। तो एक एप्लीकेशन एक मशीन है हैक द बॉक्स पे डांटे, उसको आप जब सॉल्व करते हो तो आप साइनेक में इजीली अप्लाई कर सकते हो। और अभी साइनेक ने लाइक सैकऑप्स के साथ इंटीग्रेशन किया है, तो सैकऑप्स का अगर कोई पर्टिकुलर सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप साइनेक में इजीली अप्लाई कर सकते हो। कोबाल्ट का भी यही सीन है, कोबाल्ट की जो कोर टीम है तो वो भी इस तरह से इंटीग्रेशन करते हैं। योगोशा सुना होगा तुमने, योगोशा भी कुछ इस तरीके से ऑन बॉडी प्रोसेस करते हैं। व्हाट्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग बग यू हैव एवर फाउंड? इंटरेस्टिंग तो बहुत सारे हैं बट क्यूकेस्ट में बता। सो क्यूकेस्ट कुछ ऐसा था कि एक एप्लीकेशन थी, एक एप्लीकेशन को लाइक आई एम डूइंग द कंटेंट डिस्कवरी और आई फाइंड आउट लाइक उसमें कोई पर्टिकुलर पाथ एक्सपोज था। मैंने जैसे उस पाथ को विजिट किया यू विल डोंट बिलीव कि उस पे पूरा का पूरा डेटाबेस एक्सपोज, माइस्क्यूएल डेटाबेस पूरा का पूरा उस पाथ पे एक्सपोज। सो आई डू नॉट हैव टू डू मच मोर, मैंने उसको इमीडिएटली रिपोर्ट किया एंड आई रिसीव्ड आउट। सो कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ पाथ ऐसे होते हैं जो कि आपको बहुत क्विक मिल जाते हैं और उनकी सीवियरिटी बहुत हाई होती है या क्रिटिकल भी हो सकती है। सो इंटरेस्टिंग बग तो नहीं बट ये क्विकेस्ट बग। और इंटरेस्टिंग तो बहुत सारे डिपेंड्स कि आप किस पर्टिकुलर बग को एक्सप्लोर कर रहे हो। कभी बग्स में चेनिंग होती है, सो आपने एक बग आइडेंटिफाई किया, आप उसको चेन करके सर्वर एक्सेस तक ले जा रहे हो, सो वो भी पॉसिबल है, वैसा भी आप कर सकते हो। सो वो भी किया हुआ है, हैकर पे कई बार किया हुआ है। सो दीज ऑल आर इंटरेस्टिंग थिंग्स। आपकी फर्स्ट 4 डिजिट बाउंड्री कब लगी थी, 4 या 5 डिजिट बाउंड्री? आई थिंक 2017 या 18 में भी फ्रॉम हैकर। कि कौन सा बग रिपोर्ट किया था? इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर एक कंपनी थी, तो उस पे एक पर्टिकुलर पोर्ट के थ्रू और डेटाबेस एक्सपोज। ट्रेनिंग और पेन टेस्ट में आपको प्रोफेशनली दोनों में से कौन सा सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? ट्रेनिंग ऑफ कोर्स, नो डाउट, विदाउट अ सेकंड थॉट। क्योंकि ट्रेनिंग में आपको बहुत चीजें एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। लाइक मैं बोल सकता हूँ कि आई एम ए पेनिट्रेशन टेस्टर, आई एम ए ट्रेनर, आई एम एथिकल हैकर और ब्लू टीमर, राइट। बट अगर मैं कहीं पे जॉब कर रहा होता तो मेरी जो प्रोफाइल है वो एज ए पेनिट्रेशन टेस्टर ही होती। मैं थ्रेट इंटेलिजेंस या सॉक ऑपरेशंस या फिर जो आपके इंसिडेंट रिस्पॉन्स, ये जो पर्टिकुलर फील्ड है इसको एक्सप्लोर नहीं कर पाता। सो ट्रेनिंग की वजह से ही हुआ, क्योंकि ट्रेनिंग में आपको और कंटेंट डिलीवर करना है, स्टूडेंट्स को कुछ नया प्रोवाइड कराना है, सो आप बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर करने का ट्राई करते हो। आप रेड टीम भी ट्राई करते हो, आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग, नॉट पर्टिकुलरली ऑन वेब, मोबाइल, एपीआई, एंड पॉइंट सिक्योरिटी, वाईफाई सिक्योरिटी, थिक क्लाइंट हो गया, ओटी सिक्योरिटी, तो ये सब कुछ एक्सप्लोर, ये सिर्फ मेरा इंप्रूव हुआ ट्रेनिंग की वजह से। इफ आई एम नॉट द ट्रेनर और मैं ये नहीं कर रहा होता तो मैं फिर पर्टिकुलरली या तो वेब एक्सपर्ट होता या फिर सिमिलर उन्हीं फील्ड के सराउंडिंग्स मेरी जर्नी। तो आपने ट्रेनिंग से पहले आप सिर्फ वेब एक्सपर्ट? हाँ, ट्रेनिंग से पहले जो मेरा फोटे था वो वेब था, लाइक कि मैंने वेब से ही शुरुआत करी, क्योंकि बग बाउंटी के लिए जो टारगेट्स थे वो वेब ही अवेलेबल थे, उतना ही था जितना आपकी थाली में अवेलेबल आप उतना ही खाओगे। तो मेरे पास बस वेब ही था, तो मैंने वेब पे ही चालू किया, बग्स को एक्सप्लोर करना चालू किया, तो उन्हीं बग्स पे एक्सपर्टीज बन और गई। फिर धीरे धीरे आप एपीआई थ्रेड पे? फिर जैसे जैसे ट्रेनिंग बढ़ी, आगे ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना चालू किया तो लगा कि नहीं अब और भी कुछ एक्सप्लोर करना चाहिए, तो फिर वेब के साथ फिर एपीआई, फिर मोबाइल है, फिर नेटवर्क है, एंड पॉइंट हो गया, वाईफाई सिक्योरिटी है, ओटी सिक्योरिटी है, तो अब भी काफी सारी चीजें। फिर लगा कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग और रेड टीमिंग हो गया, अब ब्लू टीम की तरफ चलते हैं, तो फिर अभी एसओसी, थ्रेट इंटेलिजेंस, इंसिडेंट रिस्पॉन्स, L2, L3, मॉनिटरिंग, सॉक ऑपरेशन, सिम टूल्स, एक्सडीआर, एमडीआर टूल्स, इन पे काम चल रहा है। आप लोगों को भी अपडेटेड रहना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप कहोगे कि ये हमारी जॉब खा रहा है। सही बात है ना? डेफिनेटली। एज ए ट्रेनर आप बिगिनर को किस अकॉर्डिंग स्किल्स सीखनी चाहिए? सबसे पहले तो लाइक व्हाट आई आस्क कि आपको किस पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट, लाइक यू लाइक कोडिंग और यू आर नॉन कोडर। द फर्स्ट क्वेश्चन, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, आर यू लाइक कोडिंग और नॉट? अगर सपोज ऐसा हो गया कि आप टेक्निकल फील्ड से हो या नॉन टेक्निकल? हाँ, टेक्निकल से हो या नॉन टेक्निकल से हो, आपका बैकग्राउंड क्या है, लाइक यू ऑपरेटेड कंप्यूटर सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम इन योर लाइफ। कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्होंने इतना ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सप्लोर नहीं किया, वर्ड भी चालू नहीं करना। हाँ, मतलब ठीक है कि आपको आता है, आप मूवी प्ले कर सकते हो, आप सॉन्ग चला सकते हो,
आप नोटपैड में चला सकते हो, आप पेंट से अपना नाम लिख सकते हो। बट ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट करने का मतलब ये नहीं होता। ऑपरेटिंग सिस्टम है कि आप उसके जो फंक्शंस हैं उनको जानो। टास्क मैनेजर क्या होता है, कमांड लाइन क्या होती है, रजिस्ट्रीज क्या होती है, बायोस क्या होता है, बूटिंग प्रोसेस क्या होता है, अडेप्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। आप अपना आईपी एड्रेस किस तरह से सेट कर सकते हो, शेयरिंग एंड पॉइंट्स क्या होते हैं, ठीक है। आपको अगर अपना पासवर्ड चेंज करना हो तो क्या होता है, सी डायरेक्टरी में एक्चुअली में स्टोर्ड क्या होता है, प्रोग्राम फाइल्स क्या होते हैं, यूजर के अकाउंट्स किस तरह से बनते हैं, यूजर क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, ये सब कुछ अगर आपको पता है तो आई आस्क, सबसे पहले मैं यही पूछूंगा कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है, आपने कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे अपना हैंड्स ऑन किया। सपोज यू से लाइक मेरे को विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, देन आई आस्क कि ये चीजें आती है जो मैंने बोली, तो वो बोलेगा कि अगर ये नहीं आती तो सबसे पहले आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड द ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी हैकिंग जर्नी का हार्ट है। अगर आप हैकिंग से ऑपरेटिंग सिस्टम को हटा दोगे तो ऐसा है कि बॉडी में सामने हार्ट अटैक, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को सबसे पहले समझना जरूरी है। तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब दिस चैनल, और हम ऐसे ही पॉडकास्ट लेके आएंगे ऐसी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के साथ जो शेयर करेंगे आपके साथ एक्सपीरियंस और सीक्रेट। आज हमारे साथ थे सुमित सर, जो मेरे खुद के मेंटोर है, जिन्होंने मेरे को मेरा बहुत ज्यादा साथ दिया कि कैसे करियर में आगे बढ़ना चाहिए। तो आप इनका यूट्यूब चैनल भी चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने बहुत सी चीजें सिखाई है। अभी लेटेस्ट में इनका एसओसी एनालिस्ट का एक प्लेलिस्ट भी आ रही है, जहाँ से आप जाके एसओसी एनालिस्ट पढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। थिंक बिफोर यू क्लिक, बी अवेयर, बी सेफ, लर्न टुडे, लीड टुमारो।